देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। देश के सबसे विश्वसनीय कोरोना समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सबसे पहले हम आपको देश के अलग अलग प्रदेशों और देश के बड़े शहरों में कोरोना वायरस से संक्रमण का लेटेस्ट अपडेट बताएंगे। भारत में सबसे पहले यानी देश में बात करते हैं। 49,580 मरीज हैं कोरोना के। 1,698 मरीजों की मौत हो गई है। दिल्ली में 5,104 मरीज हैं कोरोना के। 64 की मौत कोरोना से हुई है। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य, 15,525 कोरोना के मरीज, 617 की मौत कोरोना की वजह से। उत्तर प्रदेश में 2,880 मरीज हैं, 56 की मौत कोरोना से हुई है। मध्य प्रदेश में 3,049 मरीज हैं, 176 की मौत कोरोना संक्रमण से हुई है। राजस्थान में भी आप देखें 3,240 मरीज हैं कोरोना के, 90 की मौत कोरोना से हो गई है। बिहार में 539 मरीज हैं, 4 की मौत कोरोना संक्रमण से हुई है। गुजरात एक और सबसे ज्यादा प्रभावित प्रदेशों में से एक प्रदेश, 6,245 मरीज हैं, 367 की मौत हुई है। तमिलनाडु में 4,058 मरीज हैं, 33 की मौत कोरोना संक्रमण से हुई है। इसके बाद आइए आपको दिखाते हैं देश के कुछ और बड़े शहरों में कोरोना का अपडेट क्या कहता है। सबसे पहले मुंबई की बात। मुंबई में 9,945 मरीज हैं, 387 की मौत हुई है कोरोना से। महाराष्ट्र का एक और शहर पुणे, यहां पर 2,062 मरीज हैं, 119 की मौत कोरोना से हुई है। भोपाल में 571 मरीज हैं, 16 की मौत कोरोना से हुई है। मध्य प्रदेश का एक और शहर इंदौर, 1,654 मरीज, 79 की मौत कोरोना से हुई है। जयपुर में 1,074 मरीज, 50 की मौत कोरोना की वजह से हुई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 231 मरीज हैं, 1 व्यक्ति की मौत हुई है कोरोना संक्रमण से। आगरा में 640 मरीज हैं, 16 की मौत कोरोना संक्रमण से हुई है। गौतम बुद्ध नगर में 193 मरीज हैं और कानपुर में 276 मरीज हैं कोरोना से संक्रमित। 5 की मौत हुई है कोरोना संक्रमण की वजह से। कोरोना काल में देश के सबसे बड़े आतंक का अंत हो गया है। TV9 भारतवर्ष पर हम आपको 100 सेकंड में दिखाने जा रहे हैं भारतीय सेना का ऑपरेशन रियाज नायकू। घाटी में मारा गया हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर रियाज नायकू, वो आतंकी जो बुरहान बानी की मौत के बाद आतंकियों का नया पोस्टर बॉय बना था। वो आतंकी जिसने कई बेगुनाहों का खून बहाया था। वो आतंकी जिसने पिछले कई सालों में कई हमलों को अंजाम दिया। आज वो खुद ढेर हो गया। कश्मीर के बेगपुरा में मुठभेड़ के दौरान रियाज नायकू के साथ ओवैस हिजबी भी मारा गया। सूत्रों के मुताबिक कल रात 11 बजे ऑपरेशन शुरू किया गया और रात 12:15 बजे आतंकियों से मुठभेड़ शुरू हुई। मुठभेड़ की जगह पर 14 घर थे, जहां से पहले नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। खबर है कि जिस घर में रियाज नायकू छुपा हुआ था उसे 40 किलो IED के साथ उड़ा दिया गया। इसके बाद आतंकी रियाज नायकू के मारे जाने की खबर आई। लगातार फायरिंग जारी है और जहां पर हम खड़े हैं ये मेन स्पॉट है जहां सर फायर जो है डायरेक्ट सुनाई दे रहा है और साथ ही साथ जहां से रिटेलिएट भी लगातार हो रहा है। अब समझिए कि आखिर रियाज नायकू कैसे मारा गया। 5 मई की शाम को नायकू के ठिकानों की जानकारी मिली। रात 2 बजे इलाके को घेर लिया गया। स्थानीय लोगों को पास के घरों से निकाल दिया गया। सुबह 9:30 बजे से फायरिंग शुरू हो गई। 4 घंटे तक सुरक्षा बलों और आतंकियों में फायरिंग होती रही। दोपहर करीब 1 बजे रियाज नायकू मुठभेड़ में ढेर हो गया। नायकू के साथ आतंकी ओवैसी हिजबी भी मारा गया है। आतंकियों के शवों के साथ 2 AK-47 भी बरामद। पिछले 3 साल में सुरक्षा एजेंसियों ने उसे कई बार घेरा, लेकिन हर बार वो किसी तरह बचकर भाग निकलने में सफल रहा। इस बीच आतंकी रियाज नायकू के कई वीडियोस भी सामने आए। वो पढ़ा लिखा जरूर था, लेकिन उसके दिमाग में इंसानियत से नफरत के सिवा कुछ नहीं था। रियाज नायकू की मौत सेना के लिए बड़ी कामयाबी है, क्योंकि 3 दिन पहले ही देश ने अपने 8 वीर सपूतों को खोया है। देश पर जान न्यौछावर करने वाले वीरों के लिए इससे अच्छी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। मोस्ट वांटेड आतंकी रियाज नायकू बहुत ही शातिर आतंकी था। बताया जा रहा है कि उसने अपने घर तक आने जाने के लिए सुरंग बना रखी थी। इस बात की सूचना बहुत ही गिने चुने लोगों को थी, क्योंकि वो किसी पर भरोसा नहीं करता था। सेना ने विस्फोटक से वो घर उड़ा दिया और जो सुरंग उसने जान बचाने के लिए खोदी थी उसी में उसकी कब्र बन गई। आतंकियों से मुठभेड़ सुबह 9:30 बजे शुरू हुई। 4 घंटे तक लगातार फायर फाइट के बाद रियाज नायकू मारा गया। बेगपुरा में नायकू के साथ एक और आतंकी था, उसे भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया। वहीं रियाज नायकू की मौत के बाद इलाके में पत्थरबाजी भी शुरू हो गई। इस दौरान फायरिंग के बीच TV9 भारतवर्ष संवाददाता इरफान कुरैशी की जांबाज रिपोर्टिंग भी देखने को मिली।
रिकॉर्ड है उसका इस पर ना रफ था रफ गए हुत्ता मसन लास्ट तक पत अंदर त्रावा किया आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर किस तरह अफरा तफरी मची हुई है पूरे इलाके में। रियाज नाइकू को मुठभेड़ में मारा गया और देख सकते हैं मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं चारों तरफ स्टूल पेल्टिंग हो रही है और लोग भाग रहे हैं। 2 मिलिटेंट अभी इस ऑपरेशन में मारे गए हैं और आप देख सकते हैं इस इलाके में पूरे इलाके में तनाव है। कल से ही यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाए गए थे और 2 अलग अलग सर्च ऑपरेशन में 2 मुठभेड़ें की गई। दोनों मुठभेड़ में अभी तक 4 मिलिटेंट जिसमें सबसे महत्वपूर्ण रियाज नाइकू फिलहाल मुठभेड़ में मारे गए। कैमरा पर्सन सैयद मूसा के साथ इरफान कुरैशी, टीवी 9 भारतवर्ष, बेगपुरा, पुलवामा। करोड़पति मौलाना साद के बारे में सबसे लेटेस्ट खुलासा ये है कि उसके बैंक खाते से पैसों की निकासी पर जांच एजेंसियों ने रोक लगा दी है। इसके अलावा मरकज में आने वाले विदेशी जमातियों के बारे में भी चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। मौलाना साद को प्रवर्तन निदेशालय से सबसे बड़ा झटका लगा है। मौलाना साद पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा और कस गया है। तबलीगी जमात के बैंक खातों पर लगाई गई रोक, बैंक खातों से निकासी पर जांच एजेंसियों की रोक, जमात के खाते में लगभग 2 करोड़ रुपए। एजेंसियों की जांच में जमात पर कई बड़े खुलासे। जमात ने IRCTC से यात्रा के लिए कमर्शियल आईडी लिया था। इस आईडी से एक साथ कई लोगों की यात्रा करवाई गई थी। मार्च महीने में कराए गए टिकटों की जांच में जुटी एजेंसियां विदेशियों की यात्रा डिटेल्स की भी जांच की जा रही। एक और जहां अभी मौलाना साद खुद को पुलिस और ईडी के जाल से बचाने की कोशिश में लगा हुआ है, वहीं दूसरी ओर जांच एजेंसियां लगातार मौलाना साद और उसके करीबियों को अपने रडार पर ले रही। मौलाना साद के 2 खास लोगों को ईडी का नोटिस। इनमें से एक मरकज कोर ग्रुप का खास सदस्य है। ये शख्स मरकज की इंतजामिया कमेटी में भी शामिल। इस पर पैसों को इधर उधर करने का जिम्मा था। दूसरा शख्स एक कथित हवाला ऑपरेटर है। ये मौलाना साद के पैसों को हवाला के जरिए भेजता था। दोनों ने वकीलों के जरिए ईडी से संपर्क किया है। वकीलों के जरिए अभी ना आ सकने की बात कही। इससे पहले दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सोमवार को मौलाना साद के बेटे से करीब 2 घंटे पूछताछ की। इस पूछताछ के दौरान मरकज में आने वाले लोगों के इंतजाम के बारे में जानकारी ली गई थी। अब तक की जांच में क्राइम ब्रांच को यह भी पता चला है कि मरकज के दौरान कुछ विदेशी जमाती चार्टर्ड प्लेन से भी आया करते थे। अब पुलिस इन विदेशी जमातियों के बारे में और जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा मौलाना साद के बेटे से जमात से जुड़े जरूरी कागजात भी मांगे गए। दरअसल पुलिस को लगता है कि मरकज में आने वाले विदेशी जमातियों की वजह से ही जमात के लोगों में कोरोना का संक्रमण फैलना शुरू हुआ था और उस दौरान सभी विदेशियों की जानकारी मरकज की ओर से छिपाई गई थी। सोशल मीडिया पर नशे में धोत मध्य प्रदेश की एक महिला का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस महिला ने पेट्रोल पंप पर जमकर हंगामा किया। बन रहा भैया। लॉकडाउन के दौरान शराब के नशे में धुत होकर इस महिला ने पेट्रोल पंप पर जो हंगामा किया उससे पूरा स्टाफ दहल गया। इसने इस पेट्रोल पंप पर खूब उत्पात मचाया। इस महिला ने काफी ज्यादा शराब पी हुई थी, लगातार गाली गलौज कर रही थी, लोगों को मारने दौड़ रही थी, पेट्रोल पंप पर रखे सामान को इधर उधर फेंक रही थी। इसने काफी देर तक पेट्रोल पंप पर खूब बवाल काटा। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से आई। रात 9 बजे ये महिला नशे की हालत में पहुंची थी। ये महिला कौन थी, पेट्रोल पंप तक किसके साथ आई, 40 दिनों के लॉकडाउन और शराबबंदी में उसे शराब कहां से मिली, इन सारे सवालों का जवाब पुलिस तलाश रही। जिस वक्त ये महिला हंगामा कर रही थी उस वक्त पेट्रोल पंप पर कई लोग मौजूद थे। कई ग्राहकों ने अपने मोबाइल से इसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। पेट्रोल पंप के मालिक भी उस दौरान वहां मौजूद थे। उन्होंने महिला को संभालने की कोशिश की। इस दौरान उन्हें चोट भी आई। पुलिस को बुलाकर महिला को पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस महिला को जिला अस्पताल लेकर पहुंची। खबर है कि इस महिला ने अस्पताल के स्टाफ से भी बदतमीजी और गाली गलौज की। चौंकाने वाली बात यह है कि जिला अस्पताल में काफी देर तक हंगामा करने के बाद ये महिला कहीं गायब हो गई। ये महिला कौन थी, कहां से आई, कहां चली गई, उसे शराब कहां से मिली, महिला ने हंगामा और गाली गलौज क्यों की, महिला कहां की रहने वाली है, उसने पेट्रोल पंप पर आकर ही हंगामा क्यों किया और महिला हंगामा कर आखिर कहां चली गई, इन सवालों के जवाब पुलिस तलाश रही। क्योंकि कोरोना काल में संक्रमण से बचने के लिए पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। फिलहाल ये महिला एक मिस्ट्री ही बन गई।
लॉकडाउन के बीच यूपी के अलीगढ़ में शराब के नशे में धुत एक शराबी पानी की टंकी में चढ़ गया और कुछ देर के लिए फिल्म शोले का माहौल बन गया। पानी की टंकी में चढ़े इस युवक को भी शराब के नशे ने यहां तक लाया है। लॉकडाउन के बीच शराब पीने की छूट मिली तो घरवाली से पैसा मांगा, फिर जमकर झगड़ा हुआ और जब शराब का कतरा अंदर तक गया तो जोश में पानी की टंकी पर चढ़ गए। शोले के वीरू को टंकी से उतारने के लिए बसंती के साथ साथ मौसी भी आई थी, लेकिन यहाँ पुलिस भी आई, पत्नी भी आई और मोहल्ले के लोग भी पहुंच गए। माइक पर बार बार मिन्नतें होती रही, नशे में धुत पति को पत्नी मनाती रही, लेकिन पुलिस को इसके लिए घंटों पापड़ बेलने पड़े। और पति पत्नी की लड़ाई झगड़ा हो गया होगा किसी बात को लेकर। तो आपने देखा ही होगा टंकी के ऊपर चढ़ा हुआ था, बार बार अपनी घरवाली को बुलाने के लिए बोल रहा था। उसके द्वारा बताया गया कि मुझे शराब नहीं मिली थी, तो इसी वजह से परेशान था वो। आज उसने पी ली तो टंकी पर चढ़ गया। घटना सराय लवरिया की है। शशि नाम के युवक को जब नशा चढ़ा तो सीधे टंकी पर चढ़ गया और पुलिस वाले से बार बार अपनी पत्नी को बुलाने की जिद करने लगा। कुछ देर बाद पत्नी भी आई, हाथ जोड़कर गुहार लगाती रही, लेकिन शशि तो तभी उतरा जब उसका नशा थोड़ा कम हुआ। इस शख्स के नीचे उतरने पर पुलिस ने चैन की सांस ली। उधर घंटों ड्रामे के बाद नीचे उतरे इस शराबी को खुद के धर्मेंद्र होने की गलतफहमी हो गई और अपनी पत्नी को हेमा मालिनी बताने लगा। वहां मौजूद जनप्रतिनिधि के पैर हाथ पकड़कर आशीर्वाद लेने लगा। वजह यही रही कि नशा का आदी है और नशा करता है और पी करके और ये चढ़ गया और पत्नी से झगड़ा कर बैठा। जब पत्नी से झगड़ा कर बैठा तो मेरी हेमा मालिनी को बुलाओ पहले। इस तमाशे के बीच पुलिस को इस बात की चिंता सताती रही कि कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन ना हो जाए, लेकिन पुलिस की तमाम कोशिश के बावजूद लोग इकट्ठा होते गए और तमाशा बढ़ता गया। आखिरकार नशे में धुत शख्स को पुलिस ने परिजनों के हवाले कर दिया, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि नशा करने के बाद अक्सर इंसान बहक जाता है। क्रिकेटर और सांसद गौतम गंभीर ने कहा है कि दिल्ली में शराब पीने की छूट मिलने के बाद जिस तरह पर्सनल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, उसने सरकार की 40 दिन की मेहनत पर पानी फेर दिया। दिल्ली में कोरोना संक्रमित का आंकड़ा 5000 को पार कर चुका है। ये आंकड़ा बेहद डरावना और चिंताजनक है, लेकिन इससे ज्यादा चिंताजनक वो दृश्य हैं जो आजकल ठेकों के बाहर दिख रहे हैं। लंबी लंबी कतारें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी सांसद गौतम गंभीर है। गौतम जी, क्या देखते हैं इस लाइन को कहाँ लेके जाएगी? देखिए, जो भी हुआ वो बहुत ख़राब था और इनफैक्ट मैंने बोला भी है कि दिल्ली के लिए आज जान से ज़्यादा जाम ज़्यादा ज़रूरी हो गया। प्लस जो हमने पिछले 1 महीने में किया था लॉकडाउन, अगर इसी तरीके से हाल चलता रहा तो मुझे लगता है कि उन 40 या 30 दिन का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। बिकॉज अल्टीमेटली कहीं ना कहीं अगर आपने ठेके खोले भी थे तो उसके आपको पता होना चाहिए था कि ऐसी स्थिति आ सकती है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको मेजर्स उठाने चाहिए थे। केंद्र सरकार ने साफ तौर पे कहा था कि जो ऑरेंज जोन है, ग्रीन जोन है, उनके अंदर ही इस तरह की एक्टिविटी होगी और पहले दिन ही देख लिया गया था कि कितने बड़ी तादाद पे लोगों की भीड़ थी, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। क्या लगता है दिल्ली सरकार ने बेहद जल्दबाजी कर दी? ठीक है, अगर आप देखें कि शुरू से, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ इसी चीज़ को लेके, ठेकों को लेके या लेकर शॉप्स को लेके, इससे पहले हर चीज़ में वो सिर्फ रिएक्टिव ही रही है कि कभी भी प्रोएक्टिव नहीं रही, कि उनको ये नहीं पता कि क्या मेजर्स लेने हो, चाहे वो डॉक्टर्स की स्थिति हो जाए, चाहे वो नर्सेज की हो जाए, चाहे वो पीपीपी किट्स को लेके हो जाए, राशन को लेके हो जाए। जब हमने राशन की बात करी तो हज़ारों लोग आनंद विहार बस स्टैंड पे खड़े हो गए, माइग्रेंट्स जो जाना चाहते थे। फिर जब अब लेकर शॉप्स ओपन करी उसके बाद आपको नहीं पता कि किस तरीके से उनको कंट्रोल करना है। लोग के हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स को पीपीपी किट्स की कमी है, 3 हफ्ते बाद सीएम साहब एक कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं सारे एमपीज़ के साथ और ये बोलते हैं कि जी हमारे को आप पीपीपी किट्स दिलवा दीजिए। किसी भी सूरत में जान से बढ़कर जाम की कीमत नहीं हो सकती। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ जितेंद्र भाटी, टीम ने भारतवर्ष, दिल्ली। कोरोना वॉरियर्स के साथ बदसलूकी करने वालों के खिलाफ यूपी सरकार ने नया अध्यादेश पास कर दिया है। क्या है इसमें, देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में अब किसी भी कोरोना योद्धा के साथ बदसलूकी की गई तो बहुत महंगी पड़ेगी। कोरोना वॉरियर्स को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला किया है। स्वास्थ्य कर्मियों के साथ ही सफाई कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों, हर कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा के लिए यूपी ने कानून बना दिया है। उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 को योगी कैबिनेट ने पास कर दिया है। कोरोना योद्धा से बदसलूकी पर सजा का कानून 6 महीने से 7 साल की सजा हो सकती है। 50,000 से लेकर 5 लाख का जुर्माना लगेगा। कोरोना योद्धा के खिलाफ भड़काने पर भी सजा 2 साल से लेकर 5 साल तक की होगी सजा। 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना लगेगा। क्वारंटीन उल्लंघन पर 1 से 3 साल की सजा। क्वारंटीन उल्लंघन पर 10,000 से 1 लाख का जुर्माना। अस्पताल से भागने वालों को 1 से 3 साल की सजा। अस्पताल से भागने पर 10,000 से 1 लाख का जुर्माना। कोरोना को छिपाने पर 1 साल से 3 साल तक की सजा। कोरोना को छिपाने पर 50,000 से 1 लाख तक का जुर्माना।
इसके अलावा अगर कोरोना का मरीज जानबूझकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करता है तो ऐसे शख्स के लिए 1 साल से 3 साल तक की सजा और 50,000 से लेकर 2 लाख तक के जुर्माने का ऐलान किया गया। नए अध्यादेश के मुताबिक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य महामारी नियंत्रण प्राधिकरण बनेगा, जिसमें मुख्य सचिव समेत 7 अन्य अफसर सदस्य होंगे। दूसरा 3 सदस्यीय जिला महामारी नियंत्रण प्राधिकरण होगा, जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी होंगे। राज्य प्राधिकरण महामारी की रोकथाम के नियंत्रण से संबंधित मामलों में सरकार को सलाह देगा, जबकि जिला प्राधिकरण जिले में अलग अलग विभागों में कोऑर्डिनेशन बनाएगा। यूपी समेत देश के कई हिस्सों से लगातार कोरोना योद्धाओं के साथ बदसलूकी की खबरें आ रही थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में ऐसी किसी भी हरकत के लिए आरोपी को बहुत भारी कीमत उठानी पड़ सकती है। सरकार ने फैसला किया है कि ऐसे शख्स को जेल तो भेजा ही जाएगा, साथ ही जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। विदेश में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए सरकार ने आसमान से लेकर समंदर तक अभियान चलाने जा रही है। कोरोना वायरस महामारी के बीच विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश वापस लाने के लिए केंद्र सरकार अथक प्रयास कर रही है। हवाई जहाज ही नहीं, पानी के जहाज से भी विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश वापस लाया जाएगा। नौसेना के 3 जहाज इसके लिए रवाना कर दिए गए हैं। 2 जहाज साउथ ईस्ट एशिया की तरफ गए हैं, जो मालदीव में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापस लाएंगे, जबकि तीसरा जहाज दुबई गया है, वो खाड़ी के देशों में फंसे भारतीयों को वापस लाएगा। दरअसल पानी के जहाज में बड़े पैमाने पर भारतीय नागरिक वापस आ सकेंगे और इसमें खर्च भी कम आएगा। कोरोना वायरस की महामारी के कारण दूसरे मुल्कों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही। सरकार ने हवाई मार्ग के साथ साथ समुद्री मार्ग का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया है। योजना के तहत मालदीव और यूएई में फंसे नागरिकों को वापस लाने के लिए नौसेना ने अपने 3 पानी के जहाज भेज दिए। इसमें से आईएनएस मागर के साथ आईएनएस जलाश्व को सोमवार रात मालदीव के लिए रवाना कर दिया गया, जबकि आईएनएस शार्दुल दुबई में फंसे भारतीय प्रवासियों को निकालने के लिए रवाना किया गया। पहले फेज के तहत 8 मई से यह ऑपरेशन शुरू होगा। पहले फेज में 1000 भारतीयों को लाया जाएगा। विदेश में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारतीय नौसेना को खास निर्देश दिए गए। वापसी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और मेडिकल सुविधा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। कोरोना काल के बीच दुनिया भर में हुए लॉकडाउन की वजह से लाखों लोग जहां थे वहीं फंस गए। विदेश में रह रहे ऐसे 1 करोड़ 40 लाख भारतीय भी हैं जो घर नहीं लौट पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने समंदर से लेकर आसमान के जरिए अपने नागरिकों को वापस लाने की तैयारी कर ली है और 7 मई के बाद से विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज कोरोना के हालात पर चर्चा की। चर्चा में पार्टी सांसद और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। सोनिया ने मुख्यमंत्रियों से पूछा कि 17 तारीख के बाद की उनकी योजना क्या है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज कांग्रेस शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करी। बैठक में जो सबसे बड़ा सवाल उभर के आया वो ये था कि 17 मई के बाद सरकार की लॉकडाउन से बाहर आने की रणनीति क्या है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि 17 मई के बाद आखिर क्या करना चाहती है और किस तरह सरकार जो है रणनीति बना रही है ताकि जो देश है उसको लॉकडाउन से बाहर लेके आया जा सके, इसके बारे में सरकार को बताना चाहिए। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के 3 जो मुख्यमंत्री हैं प्रमुख, जिसमें से भूपेश बघेल हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि जो स्टेट है उसके पास पैसे नहीं है और केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं जो है मदद करनी चाहिए। यही बात अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि स्टिमुलस पैकेज जो है वो केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को देना चाहिए। इसके साथ साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बैठक में कहा कि पंजाब ने पहले ही 2 कमेटियां बिठा दी हैं, जिसमें एक जो है वो किस तरह से इकोनॉमी को रिवाइव किया जाए उसके ऊपर चिंतन कर रही है और दूसरा कैसे जो राज्य है पंजाब का उसको लॉकडाउन से बाहर लेके आया जाए उसके ऊपर विचार विमर्श कर रही है। इसके साथ साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक तीखा जो है कि टिप्पणी की केंद्र सरकार के ऊपर। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो लोग बैठे हैं वो ये नहीं जानते हैं कि ग्रास रूट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या सिचुएशन है और वो बैठे दिल्ली में जो है वो रणनीतियाँ बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं केंद्र के ऊपर जो है हमला बोला गया। वहीं जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने कहा बैठक के अंदर देश को लॉकडाउन से बाहर ले जाने में और अर्थव्यवस्था को संभलवाने में रणनीति जो है वो बनकर तैयार हुई है। लॉकडाउन में फंसे 600 छात्र और मजदूर हिमाचल प्रदेश पहुंचे, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई और घरों के लिए उन्हें रवाना किया गया।
लॉकडाउन के बीच देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे छात्रों को निकालने की फेहरिस्त में हिमाचल प्रदेश के छात्रों से जुड़ी बड़ी खबर आई। हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में फंसे ऐसे 6 छात्र अपने घर पहुंचे, जहां समुचित मेडिकल जांच के बाद उन्हें उनके घरों के लिए रवाना किया गया। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में फंसे करीब 600 छात्रों और मजदूरों को हिमाचल प्रदेश रोडवेज की 24 बसों से घर लाया गया, जिन्हें जाँच के बाद अपने अपने घरों में क्वारंटीन रहने की सलाह दी गयी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि प्रदेश से लौटे सभी छात्रों और मजदूरों को मॉनिटर किया जा रहा है और सभी के मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड कराया गया, ताकि वो अपने आसपास फैल रहे संक्रमण को लेकर सतर्क रहें। 17 मार्च से उधर फंसे हुए थे, हमारे को 1-1.5 महीना हो चुका फंस के। अब हम अपने घर जाना चाहते हैं और मतलब हमारे मेडिकल 2 बार हो चुका है। हमारे को होम क्वारंटाइन के लिए बोला गया है कि 14 दिन अपने घर में रहे। शिमला में तमाम तरह की स्वास्थ्य जांच कराने के बाद इन लोगों का स्वागत फूलों से किया गया। छात्रों को सुरक्षित रहने की सलाह दी गई। इस स्वागत के जरिए उन्हें एहसास दिलाने की कोशिश की गई कि मुश्किल की घड़ी में हम सब एक साथ हैं। 5 मंथ से चंडीगढ़ में घर में रह रही थी, वहाँ पे जॉब करती हूँ। तो जैसे लॉकडाउन हुआ तो वहाँ पे फंस गए थे इतने टाइम से। जैसे नोटिफिकेशन मिली कि अरेंजमेंट मिल गए, वापस लेके जा रहे हैं, आज हम वहाँ पे आए। हिमाचल प्रदेश के ये छात्र और मजदूर लॉकडाउन के बीच हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में घरों में बंद थे और मुश्किलों का सामना कर रहे थे, लेकिन अब घर लौटने के बाद सुकून महसूस कर रहे हैं। मैं पिछले 1.5 महीने से खरड़ में फंसी हूँ, चंडीगढ़ में, मैं वहाँ पे जॉब कर रही हूँ। तो लॉकडाउन के बाद हमने काफ़ी कोशिश की घर आने की, बट थैंक्स टू CM सर, इन्होंने जो ये आज हम लोगों को मतलब दी है सेवा, मैं तो बहुत हैप्पी हूँ कि मैं अपने घर आ पाई हूँ वापस। कोरोना काल में अपने घर लौटे ये लोग इस बात से ज्यादा खुश हैं कि लॉकडाउन के बीच कम से कम ये वादियों में खुलकर घूम फिर सकेंगे। कोरोना टाइम में जहां पूरा देश घरों में कैद था, वहीं देश में एक टनल में दिन रात काम चल रहा था। जी हां, दुनिया की सबसे लंबी अटल टनल में कितना काम हुआ है और कब से शुरू हो जाएगी ये टनल, इस रिपोर्ट में देखिए। दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, कोरोना काल के ये वॉरियर्स अपने मिशन में लगे हुए हैं। जी हाँ, लॉकडाउन में जहां सारे काम बंद हैं, वहीं रोहतांग पहाड़ियों में बन रही अटल टनल का काम तेज रफ्तार से चल रहा है। 4000 करोड़ की लागत से बन रही इस टनल का काम इसी साल सितंबर में पूरा होना है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इसका काम अभी खास स्टेज पर है, जिसे रोका नहीं जा सकता। इसमें लाइटिंग, वेंटिलेशन, इंटेलिजेंस, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम फिट किए जा रहे हैं। इस टनल की लंबाई 9 किलोमीटर है। 3000 मीटर की ऊंचाई पर बनाई गई दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। इस सुरंग के बन जाने से मनाली और लेह की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। टनल के एक तरफ चंद्रा नदी है, इसलिए 100 मीटर का स्टील का पुल भी बनाया जा रहा है। टनल से मौसम की कई दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। ये टनल सामरिक और मौसम के हिसाब से बहुत फायदेमंद साबित होगी। बारिश और बर्फबारी के समय देश से लाहौल स्पीति सहित कई हिस्सों का संपर्क टूट जाता है। ऐसे में टनल लोगों को आने जाने में मददगार होगी। 2010 से बन रही इस सुरंग का काम अब अपने आखिरी चरण में पहुंच गया है। अब टनल के अंदर टायरिंग और लाइट लगाने का ही काम बाकी रह गया है। रोहतांग की पहाड़ियों में करीब 4000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ये दुनिया में सबसे ऊंचाई पर सबसे लंबी ट्रैफिक टनल होगी। हालांकि शुरुआती दौर में इस टनल निर्माण की लागत 1400 करोड़ थी, लेकिन सेरी नाला में पानी का रिसाव होने के कारण टनल के काम में 5 साल की देरी हो गई और इसकी लागत भी 4000 करोड़ तक पहुँच गयी। इस टनल का इस्तेमाल लाहौल के लोगों को कुल्लू और कुल्लू से लाहौल लाने और ले जाने के लिए किया जाता रहा है, लेकिन इन दिनों टनल के अंदर काम चलने की वजह से आवाजाही पर रोक लगा दी गई। सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान के सम्मान में रोहतांग दर्रे के नीचे बनी इस सुरंग का नाम उनके नाम पर रखने का फैसला किया था। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।